So, good morning, all of you. Welcome to this webinar on Integrated Analyst Program, जो हम लोगों ने recently लॉन्च किया है, that is IAP. Now, आज के वेबिनार में I would like to give you an understanding कि basically एक एनालिस्ट का काम क्या होता है, किस किस तरह के आप एनालिसिस कर सकते हो, एंड व्हाट इज द राइट वे टू डू एनालिसिस. हम में से काफी सारे लोग जब अपना फाइनेंस में करियर स्टार्ट करते हैं तो वी हेयर अबाउट दीज टर्म्स, इक्विटी एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस. बट मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप है कि टर्म्स तो बहुत सारे यूज होते हैं, जार्गन्स तो बहुत सारे यूज होते हैं, बट एक्चुअल में वो एनालिसिस परफॉर्म कैसे करना है वो कोई भी कंक्रीट वे में कम्युनिकेट नहीं करता है. तो उसी गैप को फिल करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज आईएपी. नाउ इसमें आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया है, एनालिस्ट. मेरा जो प्रोफेशन रहा है शुरू से वो काफी ज्यादा मॉडलिंग साइड में भी रहा है, तो मैं उनको भी डिफरेंशिएट करूंगा कि एक एनालिसिस वर्सेस मॉडलिंग में क्या फर्क है, राइट. एंड नीडलेस टू से ये वेबिनार मार्केटिंग ओरिएंटेड नहीं होगा, ये वेबिनार इंफॉर्मेटिव होगा जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि अगर आपको एनालिस्ट के रोल्स में जाना है तो आपको क्या चीजें सीखनी चाहिए, राइट. नाउ इंटीग्रेटेड एनालिस्ट प्रोग्राम, मैं इस प्रोग्राम का डिटेल्स आपको बाद में दूंगा. मैं आपको सीधा वॉक द टॉक करता हूं, सीधा एक एग्जांपल दिखाता हूं एक क्रेडिट एनालिसिस का. बेसिकली हम लोगों ने रिसेंटली कुछ ट्रेनिंग्स लिया है अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग कॉर्पोरेट्स में, एंड वहां पे वी प्रेजेंटेड कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिसिस. वी प्रेजेंटेड कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिसिस, राइट. आप सब लोगों ने कभी ना कभी क्रेडिट एनालिसिस के लिए 5C के बारे में सुना होगा. सुना है कि नहीं? चैट बॉक्स में बताना प्लीज. 5C के बारे में सुना होगा आपने कभी ना कभी. 5C, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि एक पर्सन की कैपेसिटी चेक करेंगे, कोलैटरल चेक करेंगे, कोविनेंट्स चेक करेंगे. इस तरह से आपने 5C सुना होगा. बेसिकली वो जो 5C ट्रेडिशनली हम लोग यूज करते थे फॉर क्रेडिट एनालिसिस, वो 5C जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है. पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है 5C क्रेडिट एनालिसिस. तो उससे बेटर आप एनालिसिस कर सकते हो कॉर्पोरेट साइड में, वही मैं आपको दिखाने वाला हूं, राइट. बेसिकली आप जो भी एनालिसिस करते हो कॉर्पोरेट साइड में, मैं बाद में इक्विटी साइड में भी दिखाऊंगा, उसका एक एंड गोल होना चाहिए. कभी भी आप कोई भी एनालिसिस करते हो, हम लोग एज अ प्रोफेशन हमेशा बोलते हैं कि अगर आप कोई भी एनालिसिस कर रहे हो उसका एक एंड गोल होना चाहिए, एक मेट्रिक होना चाहिए जो आपके हाथ में आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम लोग उसको बोलते हैं स्कोर्स, क्रेडिट स्कोर्स या क्रेडिट रेटिंग, आपने कभी ना कभी सुना होगा. तो आप जो भी एनालिसिस कर रहे हो उसके लिए आप स्कोर्स प्रोवाइड करो ना. ऑन द इक्विटी साइड ऑल्सो आप इक्विटी स्कोर्स प्रोवाइड करो, इक्विटी रेटिंग प्रोवाइड करो. तो हम लोगों ने जो रिसेंटली अलग अलग कंपनीज में ट्रेनिंग लिया है उसमें हमारा एंड गोल क्या था कि हम लोग कॉर्पोरेट क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करेंगे. तो आपके सामने मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं इंटेल का. ये इंटेल पे हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया था एंड हम लोगों ने एक क्रेडिट स्कोर अराइव किया था. वो क्रेडिट स्कोर सपोज मेरा आया 42.56. क्या आया? क्रेडिट स्कोर 42.56. ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100 मेरा एक क्रेडिट स्कोर अराइव हुआ 42.56. देन ऑब्वियसली आपका एक रेटिंग स्केल भी हो सकता है जिसमें आप अलग अलग स्कोर्स के बेसिस पे कोई रेटिंग असाइन करोगे. आपने देखा होगा रेटिंग एजेंसीज जो है वो रेटिंग असाइन करती हैं. तो पहले मैं आपको एंड गोल दिखा रहा हूं. तो अगर किसी का स्कोर 42 है तो उस केस में रेटिंग क्या होगा? डबल बी. तो यहां पे आपको अल्टीमेटली दिखेगा कि इंटेल को हम एक रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं डबल बी. इंटेल को एक रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं डबल बी. तो सबसे पहला पॉइंट, कभी भी आप क्रेडिट एनालिसिस करो या आप इक्विटी एनालिसिस करो, हमेशा पूछना कि क्या एंड गोल कुछ अचीव हो रहा है. एंड गोल क्या होना चाहिए कि एक मेट्रिक अपने अचीव करें कि हाँ ये एनालिसिस करने से मुझे ये पता लगा कि इसका स्कोर ये है. स्कोर क्या शो करेगा? क्रेडिट वर्दीनेस. तो अगर स्कोर 100 की तरफ हुआ तो क्रेडिट वर्दीनेस हाई है, अगर स्कोर 0 की तरफ हुआ तो क्रेडिट वर्दीनेस लो है. अगर मैं इक्विटी साइड में बात करूं सेम तरह का एनालिसिस, तो वहां मैं बोलूंगा इक्विटी स्कोर 100 है. तो इक्विटी स्कोर अगर 100 है तो इसका मतलब इट इज अ वेरी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट. और अगर इक्विटी स्कोर टुवर्ड 0 है तो इट इज नॉट अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट.
राइट। तो आप स्कोर्स निकालते हो एंड स्कोर्स को रेटिंग में मैप करते हो। रेटिंग में हम लोग मैप करते हैं क्रेडिट साइड में, इक्विटी साइड में इतना पॉपुलर नहीं है, बट करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, इम्प्रोवाइजेशन। हमें हमेशा ये क्यों सोचना है कि क्या हो रहा है, हम नए आइडियाज, नए R&D करके भी तो मार्केट में जा सकते हैं। राइट। तो कॉर्पोरेट क्रेडिट रिस्क स्कोर कार्ड, अल्टीमेट गोल स्कोर निकालना, उसको मैप करना टू रेटिंग ग्रेड। नाउ द क्वेश्चन इज, जब भी आप एनालिसिस करोगे, वो एनालिसिस में आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक कंपनी को देखोगे। जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई एनालिसिस कर रहे हो, या आप लोन देने के लिए एनालिसिस कर रहे हो, हम लोग सिंपल बोलते हैं कि एनालिसिस में आपको EIC एनालिसिस करना चाहिए। आपने कभी सुना होगा, इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी। आपको EIC एनालिसिस करना चाहिए, इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी। राइट। तो ऑन द सेम लाइंस हम लोगों ने एनालिसिस प्रोवाइड किया था कि इकोनॉमी को कैसे एनालाइज करेंगे, एक कंट्री को कैसे एनालाइज करेंगे बेस्ड ऑन डेटा, इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज करेंगे। राइट। इकोनॉमी इंडस्ट्री, ऑब्वियसली एक कंपनी एक इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है, एंड ऐसा हो सकता है कि एक बहुत अच्छी कंपनी अगर एक खराब इंडस्ट्री में है तो कोई फायदा नहीं है उसमें इन्वेस्ट करने का या उसको लोन देने का, अगर इंडस्ट्री खराब है तो इंडस्ट्री का एनालिसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज कंपनी का एनालिसिस। जब भी कंपनी का एनालिसिस बोलते हैं तो कंपनी का बिजनेस मॉडल हम लोग देखते हैं, तो बिजनेस रिस्क एनालाइज करते हैं। देन कंपनी की मैनेजमेंट को एनालाइज करते हैं। मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली एक कंपनी को कौन चला रहा है, उसकी मैनेजमेंट। एंड हम लोग फाइनेंशियल्स को भी देखते हैं, हम लोग फाइनेंशियल्स को भी देखते हैं। तो आप EIC एनालिसिस इक्विटी में भी पढ़ते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि इस वेबिनार को देख रहे हैं विद CFA, तो CFA में आप EIC एनालिसिस पढ़ते हो। EIC एनालिसिस आपका सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी अप्लाई होता है, इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी। इकोनॉमी के लिए हम लोग कंट्री रिस्क को एनालाइज करते हैं, इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रीज को एनालाइज करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल आपका कंपनी के अंदर आएगा। राइट। तो अगर आप यहां पे देखोगे ना, हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था, मैं वॉक द टॉक में बिलीव करता हूं, बड़े बड़े प्रोमिस में बिलीव नहीं करता कि हाँ ऐसा कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारा प्रेजेंटेशंस मैंने देखा, ठीक है, ये जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे लास्ट 2 ईयर से, तो बहुत सारे लोग नो डाउट बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, बट एंड गोल जो है कि स्कोर अराइव करो या रेटिंग अराइव करो, उसको अचीव नहीं करते हैं। तो कभी भी आपका एनालिसिस जो है ना, एक कंक्रीट नहीं माना जाता until and unless you have a metric to communicate। राइट। तो यहां पे इंडस्ट्री रिस्क हम लोगों ने एनालाइज किया है, उसका एक स्कोर आ रहा है, तो उसका एक स्कोर कार्ड है अलग पूरा। अगर आप देखोगे सारे स्कोर कार्ड को हम लोगों ने यहाँ पे समराइज किया है। इंडस्ट्री रिस्क के अंदर हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, ये सारे फैक्टर्स आपके इंडस्ट्री रिस्क के अंदर है। एंड इंटेल जो है वो कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करता है? एनीवन कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। इंटेल कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करता है? इंटेल कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करता है? इंटेल बिलोंग्स टू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। राइट। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आप कैसे इंडस्ट्री को एनालाइज करोगे, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग इस कोर्स में सिखाते हैं, एक इंडस्ट्री के लिए नहीं, इन जनरल आपको कैसे इंडस्ट्री को एनालाइज करके फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, फैक्टर्स में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी थोड़ा सा उसको देखेंगे। साइक्लिकल वोलाटिलिटी ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एक इंडस्ट्री साइक्लिकल है या डिफेंसिव है? एक इंडस्ट्री में आपके एंट्री बैरियर्स कैसे हैं? व्हाट इज द रिस्क ऑफ सब्सटीट्यूशन? राइट। उस इंडस्ट्री को ही सब्सटीट्यूट कर देगा कोई दूसरा इंडस्ट्री, उसका रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ सेक्युलर चेंजेस, लोगों के माइंडसेट में, बिहेवियर में, टेक्नोलॉजी में शिफ्ट आएंगे। सप्लाई चेन एंड कमोडिटी प्राइस एक्सपोजर कितना है? सप्लाई चेन रिस्क क्या है? कैपिटल इंटेंसिटी क्या है उस इंडस्ट्री का? एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसा रहता है? उसके अलावा रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल रिस्क। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आप इंडस्ट्री को एनालाइज करते हो। मैंने उसके लिए एक एक्रोनिम भी बनाया हुआ है, विच इज सेक्टर्स, सेक्टर एनालिसिस। उसमें सेक्युलर चेंज, एंट्री बैरियर, साइक्लिकलिटी, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेगुलेशन, सप्लाई चेन, ये सब हम लोग देखते हैं, सप्लाई चेन रिस्क। तो आपको इंडस्ट्री रिस्क को एनालाइज करना है, एंड उसके बेसिस पे आपको बेसिकली एक स्कोर अराइव करना है। द एंड गोल इज एक स्कोर अराइव करना। तो यहाँ पे इंडस्ट्री रिस्क एनालिसिस किया और हमारा स्कोर आ रहा है 56.63। यहाँ बेसिकली हम लोगों ने समराइज किया हुआ है कि सारे फैक्टर्स में आपका क्या स्कोर है। बेसिकली सारे फैक्टर्स पे आपका स्कोर निकलता है, एंड देन उसको वेट असाइन करते हैं, एंड देन वेटेड एवरेज करते हैं।
अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि वेट्स जो असाइन करने का तरीका है ना सर, वो बहुत सब्जेक्टिव होता है। हम लोगों ने उसको भी ऑब्जेक्टिवली कम्युनिकेट किया था अपने ट्रेनिंग्स में, जो हम लोगों ने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स लिया था, कि कैसे आप ऑब्जेक्टिवली अलग अलग फैक्टर को वेट असाइन कर सकते हो। उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है फेमस। वन टेक्निक इज एएचपी, एनालिटिकल हेरार्किकल प्रोसेस। उससे हम लोग ये वेट्स डिसाइड करते हैं इवन फॉर दीज क्वालिटेटिव काइंड ऑफ फैक्टर्स, एंड देन वी अराइव टू अ स्कोर। जस्ट टू शो यू, ऑब्वियसली ये वेबिनार तो एक आइडिया के लिए है, तो मैं बहुत ज्यादा डिग नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे फैक्टर्स लिए, वो सारे फैक्टर्स पे आपका स्कोर आया, एंड देन आपने सबको वेट असाइन किया और आपका एक वेटेड एवरेज स्कोर आया। वो वेटेड एवरेज स्कोर के बेसिस पे आप एक इंडस्ट्री को भी एक रेटिंग प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। एंड ये सारे फैक्टर्स कहां से आ रहे हैं ना, तो इफ यू सी, ये सारे फैक्टर्स आपके, फॉर एग्जाम्पल साइक्लिकल वोलाटिलिटी में देख रहा हूं, तो मैं पूरे के पूरे इंडस्ट्री का डेटा ले रहा हूं, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसका डेटा ले रहा हूं, एंड देन उसका साइक्लिकल वोलाटिलिटी इंडेक्स निकाल रहा हूं, साइक्लिकलिटी इंडेक्स निकाल रहा हूं, साइक्लिकलिटी इंडेक्स, उसके बेसिस पे स्कोर मैपिंग कर रहा हूं, राइट। तो इस तरह का एनालिसिस आप पूरा कर सकते हो, एंड दिस इज डन ऑन रियल डेटा, जिसमें हम लोग सारे इंडस्ट्रीज का डेटा ले रहे हैं, एंड देन एक साइक्लिकलिटी इंडेक्स पे अराइव कर रहे हैं। वो साइक्लिकलिटी इंडेक्स के बेसिस पे आप स्कोर मैपिंग करोगे, आप स्कोर प्रोवाइड करोगे हर एक इंडस्ट्री को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे होटल जो है उसका स्कोर बहुत खराब आया बिकॉज बहुत साइक्लिकल है, बट हेल्थ केयर जो है उसका स्कोर काफी हाई आया है बिकॉज वो डिफेंसिव है। तो पूरा का पूरा एनालिसिस आपको ढंग से करना है, डेटा ड्रिवन करना है, ना कि प्योरली क्वालिटेटिव। सेमीकंडक्टर्स का इन मिड आया 47.23, रिटेल का आप देखो 99.78, बहुत हाई स्कोर। हाई स्कोर मतलब साइक्लिकलिटी काफी लो है, क्योंकि खाना तो लोग खाएंगे ही ना, राइट। उसी तरह से और भी फैक्टर्स हम लोगों ने लिए हैं, जैसे एक फैक्टर जो मैं आपको बता रहा था, एंट्री बैरियर्स। एंट्री बैरियर्स में अगेन आपको एंट्री बैरियर्स में क्या क्वेश्चंस पूछने हैं ये आपको पता होना चाहिए। देन आपको कैसे रिस्क असाइन करना है कि वो हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है या लो रिस्क है। मतलब वो इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है या लो रिस्क है, आप कैसे एनालाइज करोगे वो हम लोग इस प्रोग्राम में सिखाएंगे आपको पूरा, राइट। एंड यहाँ पे आपको एक चार्ट भी दिख रहा होगा, रडार चार्ट, उसके बेसिस पे हम लोग उसको समराइज कर रहे हैं। एंड मैंने नीचे में यहाँ पे पूरा चेकलिस्ट भी दिया है कि क्या चेकलिस्ट के बेसिस पे क्या क्वेश्चंस पूछ के आप उसको असाइन करते हो, हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क या लो रिस्क। कुछ क्वेश्चंस तो पूछने होंगे ना आपको, वो क्या क्वेश्चंस होंगे जिसके बेसिस पे आप हाई, मॉडरेट, लो रिस्क दोगे। और वो चेकलिस्ट तो हमने अलग अलग फैक्टर्स में दिया ही है, उसके अलावा हम लोगों ने पूरा रैशनल भी दिया है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आप ये रेटिंग क्यों दे रहे हो, उसका रैशनल क्या है। तो कंप्लीट एक ऑडिटेबल प्रोसेस कैसे बनाते हैं इवन फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हम लोग सिखाने वाले हैं। एंड आजकल ये चीज बहुत इजी लोगों को लगती है कि चैट जीपीटी आ गए तो कर लेंगे। अरे चैट जीपीटी आने से आपका डोमेन एक्सपर्टीज थोड़ा ना आ जाएगा। कैसे सही क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे राइट डायरेक्शन में एनालिसिस करना है, कैसे चेकलिस्ट क्रिएट करनी है, कैसे रैशनल्स क्रिएट करने हैं, वो सारा तो आपको सीखना पड़ेगा। खाली ऐसा नहीं चैट जीपीटी आ गया तो वो रेटिंग दे दिया तो वो यूज कर लिया, बिकॉज दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द इंडस्ट्री। आपको प्रॉपरली ड्यू डिलीजेंस करके जो है एक रेटिंग प्रोवाइड करनी है ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप कॉस्ट एंड टाइम, अगर स्टार्टअप कॉस्ट बहुत हाई है तो एंट्री बैरियर क्या होगा, हाई, विच इज गुड फॉर द इंडस्ट्री, कि कोई नया प्लेयर ऐसे जल्दी से घुस नहीं सकता, तो लो रिस्क होगा, राइट। तो यहां पे तो मैंने सेमीकंडक्टर को लो रिस्क दिया है बिकॉज स्टार्टअप कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इज वेरी हाई। कोई रातों रात खड़े होकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में घुस नहीं सकता, तो इसीलिए लो रिस्क में आ गया। अगर लो रिस्क में आ गया उसको एक स्कोर असाइन करने हैं विच इज 90। ये स्कोर मैपिंग भी आपको कैसे करनी है वो हम लोग बताएंगे। उसके अलावा जो वेट्स हम लोग असाइन करते हैं उसके लिए एक पूरा एएचपी प्रोसेस है, एनालिटिकल हेरार्किकल प्रोसेस। वो प्रोसेस के बेसिस पे आप कैसे वेट्स असाइन करते हो अलग अलग फैक्टर्स को, दैट यू विल लर्न इन द प्रोग्राम, राइट। तो ऐसे सारे फैक्टर्स का हम लोगों ने बना रखा है। ये आपका थर्ड फैक्टर है, रिस्क ऑफ सब्सटीट्यूशन, उसमें नीचे में पूरा चेकलिस्ट दिया हुआ है, राइट। रिस्क ऑफ सब्सटीट्यूशन, देन उसके बाद अप्लाई किया है यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। देन आपका नेक्स्ट फैक्टर है रिस्क ऑफ सेक्युलर चेंजेस, अगेन स्कोर्स प्रोवाइड किए, राइट। उसके बाद है आपका अगेन एप्लीकेशन इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। उसके बाद सप्लाई चेन एंड कमोडिटी प्राइस एक्सपोजर, अगर आप बहुत ज्यादा कमोडिटी प्राइस से एक्सपोज्ड हो, अभी आपको बताइए मेटल्स के प्राइस कैसे वॉलेटाइल है, सिल्वर के प्राइस कैसे वॉलेटाइल है, तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो कमोडिटी प्राइस एक्सपोजर आपका कैसा है, वो सब फैक्टर्स दिखाए हैं। ये फैक्टर्स कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग सिखाएंगे।
देन कैपिटल इंटेंसिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उसके लिए अगेन आप अलग अलग रेशियोज देख सकते हो कि आपका कैपेक्स क्या है बाय रेवेन्यू, टोटल एसेट्स बाय रेवेन्यू क्या है, वर्किंग कैपिटल बाय रेवेन्यू, एबिडा बाय रेवेन्यू, सीओजीएस बाय रेवेन्यू, एंड आप पूरे इंडस्ट्री का कंपेयर करो एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कहां पे फॉल कर रही है इन द एंटायर ब्रैकेट, उसके अकॉर्डिंगली आप स्कोर्स असाइन करो। राइट, तो इस तरह का एनालिसिस आप पूरा कर सकते हो एंड दिस इज रियल डेटा जिसपे हम लोग सिखाने वाले हैं, कोई डमी डेटा नहीं, तो एग्जांपल नहीं, रियल डेटा पे आप किस तरह से ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं ऑब्वियसली जो मैं थोड़ा फास्ट करके निकल गया बिकॉज मैं आपको आइडिया दे रहा हूं यहाँ पे कि आप कैसे कैसे एनालिसिस करते हो। अब जब आप इंडस्ट्री रिस्क का भी एनालिसिस करते हो ना, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए आपको फैक्टर्स कैसे डिजाइन करने हैं वो भी आप इस प्रोग्राम में सीखते हैं, फ्रॉम अ क्रेडिट परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, इक्विटी परस्पेक्टिव। राइट, दैट इज योर इंडस्ट्री रिस्क स्कोर कार्ड। यह आपका पहला फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो मेरा है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के अंदर भी अगेन बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे यहां हमने लिया है मार्केट पोजीशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन एंड सोर्सिंग, ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी। आप जितने मर्जी फैक्टर्स ऐड कर सकते हो बट उसका एक तरीका होना चाहिए ऐड करने का। तो यहां पे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूं पूरा बिजनेस रिस्क का स्कोर कार्ड। राइट, जब हम लोगों ने इंटेल पे इसको अप्लाई किया, पहले सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बात कर रहे थे, अब इंटेल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटेल जो है वो कौन से ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, वो वेरी लो रिस्क है, लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है या वेरी हाई रिस्क है, एंड अकॉर्डिंगली एक स्कोर असाइन कर रहे हैं। राइट, एंड ये सभी के सभी फैक्टर्स के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए भी इनफैक्ट मैंने एक वर्ड डिजाइन किया था विच इज ट्रेड, जैसे बोलते हैं ना ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, तो वही ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, रेजिलियंस एंड सप्लाई चेन, एसेट एफिशिएंसी, डाइवर्सिफिकेशन, ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये सारे फैक्टर्स आप देखते हो। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक कंपनी कितना डाइवर्सिफाइड है। अगर एक कंपनी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है तो कल को उसका रिस्क कम है ना। राइट, तो मार्केट पोजीशन आपका कैसा है और आप कितने डाइवर्सिफाइड हो, इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, तो अगर आप देखोगे सबके अंदर सब फैक्टर्स चल रहे हैं। मार्केट पोजीशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वैल्यू, ज्योग्राफिकली आप कितने डाइवर्सिफाइड हो, प्रोडक्ट वाइज कितने डाइवर्सिफाइड हो, कस्टमर वाइज कितने डाइवर्सिफाइड हो, एंड आपका मार्केट शेयर कैसा है। एंड जब हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया था तो हम लोग देखते हैं कि ये बहुत थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ना, तो लोगों को मजा नहीं आता अनटिल एंड अनलेस हम लोग एक रियल लाइफ केस स्टडी यूज करें। तो जस्ट टू शो यू, जब आई टुक दिस ट्रेनिंग्स इन द कॉर्पोरेट, तो हम लोगों ने बहुत सारा केस स्टडीज रखा ताकि लोगों को मजा आए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। फाइजर फाइल्स अ पेटेंट, पहले मैं इंडस्ट्री रिस्क का एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूं। फाइजर फाइल्स अ पेटेंट फॉर एवरी न्यू ड्रग, publishing the exact formula for the world to see. Coca-Cola has never patented their recipe and keeps it in a vault. How do they both have competitive advantage? Just एक क्वेश्चन है। जब आप ये क्वेश्चन सुनोगे तो आपके मन में कुछ आंसर आएगा, आप सोचना शुरू करोगे, देन यू गिव द आंसर एंड देन वी डिस्कस द फैक्टर। मैं यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्कस नहीं कर रहा 5 मिनट्स के अंदर, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्या अप्रोच होना चाहिए लर्निंग का। जैसे बैरियर के अंदर एक फैक्टर होता है आपका पेटेंट्स एंड नो हाउ। राइट, तो जो फार्मा कंपनीज है वो तो पेटेंट फाइल करती है, उससे अपना जो वो फॉर्मूला है उसको प्रिजर्व करती हैं। बट कोका कोला वगैरह में पेटेंट तो होता नहीं, लेकिन उनके पास नो हाउ है, वो कभी भी अपना रेसिपी नहीं बताते। तो वो रेसिपी नहीं बताते तो ऑटोमेटिकली कोई नया प्लेयर आके उनके रेसिपी को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास नो हाउ है। दैट इज वाई जो एंट्री बैरियर है वो बढ़ जाता है, कि आप आ जाओगे नो डाउट, बट आप वैसा टेस्ट नहीं ला पाओगे। तो अगर आप केस स्टडी ड्रिवन करोगे ना हर चीज को, पूरा केस स्टडी ड्रिवन, तो आपको बहुत मजा आएगा। राइट, तो यहाँ पे नेस्ले का एग्जांपल दिया हुआ है, मैं जस्ट फास्ट फास्ट आपको दिखा रहा हूं। तो सारे रियल एग्जांपल्स केस स्टडीज के, ऐसे ही आपको लर्न करना चाहिए किसी भी क्वालिटेटिव टॉपिक को, रादर देन पीपीटी स्लाइड्स रन कर दो एंड चीजें दिखा दो, वैसे नहीं, केस स्टडी ड्रिवन। ये आपका इंडस्ट्री रिस्क का मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, अराउंड 225 पेज का डेक है ये, जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली ट्रेनिंग लिया था। उसके बाद अगर आप जाओगे बिजनेस रिस्क के अंदर भी, अगेन बिजनेस रिस्क के अंदर भी पूरा का पूरा आपका केस स्टडी ड्रिवन होना चाहिए। तो यहां पूरा केस स्टडी ड्रिवन हम लोगों ने दिखाया है कि गूगल सर्च इज आर्ग्यूएबली द बेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड।
Most people would use it voluntarily. Yet Google pays Apple roughly $20 billion every year just to be the default search bar on the iPhone. If their product is already the best, why are they paying $20 billion? तो रियल लाइफ कंपनीज पे हम लोग सब तरह का केस स्टडीज देखेंगे एंड सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, राइट? तो इस तरह से इंडस्ट्री रिस्क, बिजनेस रिस्क पूरा एनालाइज करके यू हैव टू कम टू अ स्कोर कार्ड, एंड वो स्कोर कार्ड में आपको हर एक कंपनी को एक स्कोर असाइन करना है। वो स्कोर को आप एक रेटिंग पे मैप कर सकते हो। दैट इज ऑन द बिजनेस रिस्क साइड। देन वी ऑल्सो हैव मैनेजमेंट रिस्क, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट रिस्क में हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स लिए हैं, जैसे कि मैनेजमेंट क्वालिटी एंड ह्यूमन कैपिटल, strategy and execution, governance structure and ethics, risk management and compliance, financial stewardship and transparency। अगेन इसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे होंगे राइट? मैनेजमेंट क्वालिटी के अंदर, जैसे इसका भी मैंने एक एक्रोनिम बनाया हुआ है कि आप स्मार्ट, आपकी मैनेजमेंट कितनी स्मार्ट है। तो स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट क्वालिटी एंड ह्यूमन कैपिटल, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी। इसके बेसिस पे आप मैनेजमेंट को एनालाइज करोगे। बेसिकली आप एक क्वालिटेटिव प्रोसेस को क्या कर रहे हो, यहां पे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, राइट? तो उससे क्या होगा, आपका जो रैशनल होगा ना, वो काफी स्ट्रांग रहेगा कि आपने इस कंपनी को ऐसा रेटिंग क्यों दिया, बिकॉज आप एक उसको ऑब्जेक्टिव प्रोसेस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट स्टेबिलिटी, सक्सेशन प्लानिंग है कि नहीं है, बोर्ड का कॉम्पोजिशन कैसे है, बोर्ड इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये सारा मैनेजमेंट क्वालिटी के अंदर आ रहा है। एंड अगेन हम लोग इंटेल को रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ऑब्वियसली इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको डिक करनी पड़ेगी थ्रू मल्टीपल सोर्सेज। तो वो कैसे डिक करते हैं, थ्रू पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज, वो हम लोग देखेंगे। कैसे आपको एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना है, कैसे आपको न्यूज को रीड करना है, कैसे आपको जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जैसे मैनेजमेंट भी अपना एनालिसिस प्रोवाइड करती है, वो सारे को रीड करके समराइज करके आपको ये सारे फैक्टर्स को एक रिस्क स्कोर असाइन करना है, एंड उसके बेसिस पे आपका एक ओवरऑल स्कोर आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एनालिसिस कैसे करना है एंड कौन कौन से फैक्टर्स देखने हैं, वो फैक्टर्स कैसे डिजाइन करने हैं, दैट इज समथिंग यू आर गोइंग टू सी, राइट? तो ये आपका मैनेजमेंट रिस्क है पूरा। अगेन यहाँ पे मैनेजमेंट रिस्क में हम लोगों ने हर एक चीज के लिए चेकलिस्ट वगैरह भी दिया है कि आपको किस बेसिस पे जो है रिस्क असाइन करना है, कि लो है, मॉडरेट है कि हाई है। ऑन द प्रेजेंटेशन साइड, मैनेजमेंट रिस्क के लिए अगेन केस स्टडी। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि दूसरे के फेलियर से सीखो। अच्छा, आप देखोगे बिजनेस रिस्क में बहुत सारे Q&A भी बनाए हुए हैं, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आंसर आता है ना, तो लोगों का दिमाग ट्रिगर होता है, एंड देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्टर कि हाँ ये फैक्टर क्यों लिया। नॉर्मली जब भी कोई पॉइंट को देखते हैं तो वैसा फीलिंग नहीं आता कि हाँ, नेचुरली लगता है कि ये तो सही है, ये गलत है। बट जब आप क्वेश्चंस के थ्रू देखते हो, देन यू आर ट्रिगर्ड, क्योंकि वहां पे फिर कंपैरिजन आ जाता है अलग अलग कंपनीज का। तो जस्ट ये बिजनेस रिस्क का मैं पूरा प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ ऑफ ऑल द फैक्टर्स, एक एक फैक्टर के ऊपर पूरा डिटेल में स्टडी। देन मैनेजमेंट रिस्क के ऊपर अगेन आप अलग अलग केस स्टडीज लोगे, राइट? अलग अलग केस स्टडीज, तो यहाँ पे अलग अलग केस स्टडीज दिखाई है। तो अ मीडिया कॉन्ग्लोमरेट हेल्ड होस्टेज बाय एन एजिंग पेट्रियार्क, जैसे सक्सेशन प्लानिंग नहीं किया, जो हम लोग बोलते हैं ना कि आपको सक्सेशन प्लानिंग करना चाहिए, तो लैक ऑफ सक्सेसर के कारण एक कंपनी थी रेडस्टोन मीडिया एम्पायर, वो डूब गई। तो हम लोग अलग अलग केस स्टडीज देखेंगे कि कंपनीज जो डूबी है वो किस कारण से डूबी है। वी वर्क जो है वो फेल हुआ किस कारण से, राइट? देन उसके बाद ब्लॉकबस्टर जो है वो फेल हुआ किस कारण से, उसमें ये फैक्टर का प्रॉब्लम था। देन पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक किस कारण से फेल हुआ, उसमें ये प्रॉब्लम था। एंड ये प्रॉब्लम आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इन द न्यू कंपनी, तो उसके रेड फ्लैग्स भी हैं कि आपको क्या चीज देखनी है जिसके बेसिस पे आप इस कंपनी को, इंटेल को असाइन करोगे कि ये फैक्टर के बेसिस पे रिस्क हाई है कि लो है। तो सारे फैक्टर्स को एनालाइज करो, देन हिस्टोरिकली देखो। जैसे फॉर एग्जांपल अपने बोलते हैं स्किन इन द गेम होना चाहिए। तो ये एग्जांपल था वर्ल्ड कॉम में, स्किन इन द गेम था बोलने को, मतलब सीईओ का बहुत बड़ा शेयर होल्डिंग था कंपनी में, बट वो सारा प्लेज था। तो अगर प्लेज था तो बोलने को तो स्किन इन द गेम है, लेकिन एक्चुअल में तो कुछ है ही नहीं स्पिरिट में, राइट? तो उस केस में बहुत उल्टे पुल्टे रिस्क लिए गए एंड ये कंपनी डूब गई, बैंकरप्ट हो गई। तो आप पास्ट लर्निंग से बेस्ट सीखोगे, बट खाली लर्निंग नहीं, आपको ये भी देखना है कि क्या रेड फ्लैग्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग एक अपकमिंग कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं, राइट? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डेवलप करो हिस्टोरिकल डेटा पे एंड अप्लाई करो एक
न्यू कंपनी पे, तो वैसे ही हम लोग सीखेंगे पास्ट फेलियर से और उसको अप्लाई करेंगे एक न्यू कंपनी के ऊपर। तो यहाँ सारा अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर पूरा केस स्टडी, भर भर के केस स्टडी है। हर एक फैक्टर में आपको दिखेगा एक कंपनी डूबी है एक फैक्टर के कारण। तो कमी नहीं है मतलब कंपनी के डूबने की। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, उसके लिए एडेल्फिया ये डूबी थी बिकॉज ऑफ आरपीटीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एट द एंड आपको ये भी देखना है कि आपको क्या चेकलिस्ट फॉलो करनी है, राइट। अगर आपको मैनेजमेंट को एनालाइज करना है तो क्या चेकलिस्ट आप देखोगे। ये चेकलिस्ट इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। आप सोचोगे कि मैं चैट जीपीटी यूज कर लूं, जब यूज करने लगोगे ना वो एक टाइम के बाद इतना हेलुसिनेट करेगा, एंड एक टाइम के बाद वो आपको मतलब इतनी सारी चीजें देना शुरू कर देगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे को कैसे उसको समराइज करना है, या मेरे को क्या चीज एक्चुअल में यूज करनी है एंड क्या चीज वहां पे रेलेवेंट नहीं है। तो बिकॉज मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आजकल लोगों को लगता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस इज इजी बिकॉज ऑफ जीपीटीज एंड ऑल, बट उसको भी यूज करने का स्मार्ट तरीका आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूरा चेकलिस्ट दिया कि अकाउंटिंग साइड पे आप क्या चीजें चेक करोगे जिससे आपको मैनेजमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स दिखेंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल कंटिंजेंट लाइबिलिटीज बहुत हाई है, इट्स अ रेड फ्लैग। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आपकी कुछ चेकलिस्ट है, तो वो सारा दिया हुआ है। यहाँ पे मैनेजमेंट रिस्क के अंदर मैं बोल रहा हूं कि आप ये सब अकाउंटिंग के थ्रू और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू भी मैनेजमेंट को एनालाइज करते हो, बिकॉज अल्टीमेटली मैनेजमेंट ही फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर रही है ना। वो उसमें कुछ हाइड कर रहे हैं या सब कुछ ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज कर रहे हैं, वो आपको फाइनेंशियल्स के थ्रू दिखेगा, अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स, अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स, राइट। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट रिस्क के लिए भी आप एक स्कोर असाइन करोगे, एक फाइनल स्कोर। तो यहां पर इंटेल को 57 का स्कोर मिला, राइट। तो आप इंडस्ट्री रिस्क के बेसिस पे स्कोर असाइन करते हो, बिजनेस रिस्क के बेसिस पे, मैनेजमेंट रिस्क के बेसिस पे, एंड अब सबसे फेमस जो सबका जो बेसिकली पॉपुलर फैक्टर है वो है फाइनेंशियल रिस्क। जो सबका फर्स्ट चॉइस रहता है कि हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस कर ले। फाइनेंशियल एनालिसिस भी जब करते हैं ना, मैं देखता हूं कि लोग बहुत सारे रेशियो एनालिसिस सीखते हैं, रेशियोज कंप्यूट करना सीखते हैं, बट अल्टीमेटली रेशियोज निकाल के करें क्या। मेरा एबिटा मार्जिन 10% आया, क्या वो हाई है क्या वो लो है मुझे नहीं पता। वो तो डिपेंड करेगा आप कौन से इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, आप किस तरह के बिजनेस में हो। तो आप कभी भी स्टैंड अलोन एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको उसको रिलेटिवली देखना पड़ेगा आप कैसे हो। तो वही हमारा एक यूएसपी है कि उसको स्कोर्स में कैसे लेके आना है, उसको रेटिंग में कैसे लेके आना है, वो हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हाँ मैंने रेशो एनालिसिस कर लिया, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा रेशो एनालिसिस किया है। वो रेशो एनालिसिस के लिए मैंने एक एक्रोनिम भी यूज किया हुआ है, कैमल्स, विच इज कैपिटल एंड सॉल्वेंसी, एसेट यूटिलाइजेशन, मार्जिन्स देख लो, अर्निंग्स देख लो, लिक्विडिटी देख लो, स्केल ऑफ ऑपरेशंस देख लो, राइट। इस बेसिस पे आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो। तो यहां पर इफ यू जस्ट सी, तो हम लोगों ने पूरे फाइनेंशियल्स के बेसिस पे एनालिसिस किया हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी उसमें क्या रेशियोज देखेंगे, एफिशिएंसी उसमें क्या रेशियोज देखेंगे, सॉल्वेंसी में क्या देखेंगे, लिक्विडिटी में क्या देखेंगे, स्केल ऑफ ऑपरेशंस में क्या देखेंगे। बट अगेन आप खाली रेशो नहीं निकालोगे। मैंने रेशो निकाल लिया, जैसे यहां पर अलग अलग पूरे कंपनीज का देख के मैंने एबिटा मार्जिन का रेशोज निकाल लिया। अल्टीमेटली आपका जो भी रेशो आ रहा है, या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आपका जो एबिटा मार्जिन है, राइट, आपका जो एबिटा मार्जिन है वो हाई है कि लो है, वो तो डिपेंड करेगा ना आप कौन से इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो एंड उस इंडस्ट्री में क्या क्या कंपनीज है। आप ब्लैंकेट नहीं बोल सकते कि एबिटा मार्जिन हाई होना चाहिए या एबिटा मार्जिन इसके ऊपर होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन द एंटायर इंडस्ट्री, कि आप इंडस्ट्री में कैसा मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड आपका क्या मार्जिन है, अकॉर्डिंगली आप एक स्कोर प्रोवाइड करोगे। तो खाली रेशो एनालिसिस नहीं करना, वो रेशो एनालिसिस को एक कंक्रीट स्कोर में भी कन्वर्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन पीयर एनालिसिस, पीयर बेंचमार्किंग। एंड जब भी हम लोग रेशोज को देखते हैं, हम लोग खाली रेशोज को नहीं देखते, हम लोग ये भी देखते हैं उसका ट्रेंड कैसा है, राइट। एबिडा मार्जिन हाई है लेकिन ट्रेंड फॉलिंग है, इट्स अ प्रॉब्लम ना, राइट। या एबिडा मार्जिन अच्छा है बट वॉलेटाइल है, इट्स अ प्रॉब्लम। तो वोलैटिलिटी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर, उसके अलावा ट्रेंड को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को अंदर, एंड एक ओवरऑल स्कोर को कैसे अचीव करना है। आफ्टर लुकिंग एट द रेशियो based on the peer analysis, after looking at the volatility of the ratio, after looking at the trend of the ratios, then you will arrive at the final score. तो ये मार्केट में कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा कि कैसे करना है।
अगेन वही मैं बोल रहा हूं कि खाली रेशो देख के नहीं होगा, रेशो बढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, बट रेशो का ट्रेंड भी देखना है, रेशो का वोलेटिलिटी भी देखना है, आपको पीयर एनालिसिस भी करना है, पीयर बेंचमार्किंग, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू अराइव टू अ स्कोर। एंड जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं ना, बहुत सारा एडजस्टमेंट्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करना पड़ता है, आप एज इट इज वैल्यूज को यूज नहीं कर सकते। तो वो क्या क्या एडजस्टमेंट्स आपको करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बड़ा गुडविल दिखाया हुआ है अपने एसेट्स के अंदर, तो क्या वो गुडविल को आप एडजस्ट करोगे? यस और मे बी नो। तो वो एडजस्टमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हम लोग करते हैं, राइट। एडजस्टमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका होता है, वो होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस करना। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि एक्सेल में लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस करवाते हैं। मैं भी आपको उसका एक एग्जांपल देता हूं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे करते हैं। तो कैसे आप पूरे फाइनेंशियल्स को डीकंपोज करके इनटू डिफरेंट डिफरेंट लाइन आइटम्स, जैसे यहां पे हम लोगों ने सिंपल एक रेशो लिया, ये मैंने बैंक के परस्पेक्टिव से बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन इक्विटी, मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी पे टिक किया, जनरेट ट्री किया, तो वो क्या करेगा, पूरा डीकंपोज करके देगा आपका। ठीक है, इट्स रनिंग, पूरा डीकंपोज उसने करके दे दिया कि रिटर्न ऑन इक्विटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, कैपिटल पे डिपेंड करता है। नेट प्रॉफिट डिपेंड करता है इनकम पे और खर्चों पे और प्रोविजंस पे। इनकम किस पे डिपेंड करता है, इनकम के सोर्सेस क्या है, राइट, खर्चों के सोर्सेस क्या है। तो ऐसे करके आप पूरा डीकंपोज करते हो एक एक लाइन आइटम को। इससे आपको फायदा यह भी मिलता है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्शन करना है, मैं देख रहा हूं कि लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं रेवेन्यू सीधा 10% ग्रो कर जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते आप। आपको पूरा उसको डीकंपोज करना पड़ेगा टू द बॉटम लाइन कि रेवेन्यू कहां से आ रहा है, उसके ड्राइवर्स क्या हैं, एंड देन एक एक ड्राइवर को फोरकास्ट करके आपको रेवेन्यू को फोरकास्ट करना है। तो वो हम लोग पूरा आपको ट्री फॉर्म में दिखाएंगे कि हर एक लाइन आइटम के ड्राइवर्स क्या होते हैं। हम लोगों ने हर एक लाइन आइटम के पूरा ट्री फॉर्म में ड्राइवर्स बनाए हुए हैं। एंड देन अगर मेरा कॉस्ट बढ़ गया, अगर मेरा कॉस्ट बढ़ गया, तो उस केस में कॉस्ट बढ़ गया बाय 1%, तो मेरे जो की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा। अगर मेरा कॉस्ट बढ़ गया तो मेरा आरओवी गिर गया, अगर मेरा कॉस्ट गिर गया तो मेरा आरओई बढ़ेगा, कितना जोर से बढ़ गया, एंड क्या स्टेटस में वो फॉल कर रहा है, रैग स्टेटस, रेड एम्बर ग्रीन, कि वो रेड स्टेटस में फॉल कर रहा है, एम्बर स्टेटस में फॉल कर रहा है, या ग्रीन स्टेटस में फॉल कर रहा है। क्योंकि देखो आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, आपके जो एजम्पशंस है वो गलत हो सकते हैं। तो आप सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हो कि अगर एक्चुअल में मेरा कॉस्ट ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव फोरकास्टेड, और 10% ज्यादा हुआ, तब मेरे केपीआईज कैसे दिखेंगे, क्या वो रेड स्टेटस में होंगे या एम्बर स्टेटस में होंगे या ग्रीन स्टेटस में होंगे। अगर वो तब भी ग्रीन स्टेटस में है इतना सेंसिटिविटी एनालिसिस करने के बाद, तब तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसको लोन देना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो आप उस तरह से पूरा सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हो कि आपको एक एक मेट्रिक को, जो ड्राइवर है उसको इंपैक्ट करना है, उसको शॉक करना है ऊपर या नीचे, एंड अकॉर्डिंगली आपके केपीआईज कैसे दिख रहे हैं। ये हर एक लाइन आइटम के लिए हम लोग सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि बस फाइनेंशियल्स में 10% मान लो फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लो, वो तो आजकल क्लॉड वगैरह भी कर देता है उस तरह के एक्सेल मॉडल बनाना बच्चों वाले। बट अल्टीमेटली कैसे पूरा सोचना है कि हाँ हमारा ट्री बने, सारा डीकंपोज करने के लिए टू द बॉटम लाइन, एंड हर एक ड्राइवर को कैसे फोरकास्ट करना है वो आपको सीखना चाहिए, राइट। तो दैट इज द अप्रोच वी आर गोइंग टू लुक इन फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स में फाइनेंशियल्स एडजस्टमेंट्स कैसे करना है, फोरकास्टिंग कैसे करना है एक एक बॉटम लाइन आइटम का, उसके अलावा आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे करना है, आपको ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, वोलेटिलिटी एनालिसिस कैसे करना है, पीयर बेंचमार्किंग कैसे करना है, अकॉर्डिंगली एक स्कोर निकलता है। इट्स नॉट एन इजी अफेयर, मतलब इसमें बहुत मेहनत जाती है ये सारा एनालिसिस करने में। लेकिन अगेन बस ये मत सोचना कि फाइनेंशियल रिस्क इज ऑल अबाउट जस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग, कि एक मॉडल बना लिया, फोरकास्ट आ गए और आउटपुट आ गया, रेशियोज कर लिया। नहीं, अंदर में बहुत चीजें हैं। पीयर बेंचमार्किंग जैसे मैं बोल रहा हूं, उसके अलावा आपको ट्रेंड एनालिसिस, वोलेटिलिटी एनालिसिस, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स, डीकंपोजिंग द की ड्राइवर्स, सेंसिटिविटी एनालिसिस, तो वो सारा करके आपका फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस होता है फ्रॉम एन इक्विटी परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम अ क्रेडिट परस्पेक्टिव, राइट। तो ये तो आपका हुआ इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी, जिसमें हम लोगों ने इंडस्ट्री रिस्क, बिजनेस रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क देखा। उसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। हम लोग देखते हैं कंपनी में कुछ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स तो नहीं है।
सपोज आप एक कंपनी को एनालाइज कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, बट रिसेंटली उसका स्टॉक प्राइस 20% गिरा है। तो क्यों गिरा है? कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। दैट्स एन अर्ली वार्निंग सिग्नल, राइट? रिसेंटली उस कंपनी का जो सीईओ है वो अरेस्ट हुआ है एक फ्रॉड में। दैट्स एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। ये कहीं पे कैप्चर नहीं हुआ, ये कहीं पे कैप्चर नहीं हुआ, राइट? मे बी मैनेजमेंट रिस्क में कैप्चर हो गया, मे बी नहीं हुआ हो। अगर हुआ हो तब भी मैं उसको अलग से वेट दूंगा, अगर इस तरह का अर्ली वार्निंग सिग्नल है तो। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के बेसिस पे भी आप क्या करते हो, आप अपने मॉडल के रिजल्ट को एडजस्ट करते हो। उसको हम लोग नॉचिंग एडजस्टमेंट बोलते हैं, कि हम लोग रेटिंग्स को या तो कम कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं बेस्ड ऑन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। क्रेडिट के परस्पेक्टिव से एक बड़ा एग्जांपल है, रिसेंटली इस कंपनी का चेक बाउंस हुआ है। तो चेक बाउंस होने के कारण आपके रेटिंग नॉचेस एडजस्ट होंगे ना, राइट? और इक्विटी के परस्पेक्टिव से मैंने बोला, रिसेंटली इस कंपनी का शेयर प्राइस 20% टूटा है। तो किस कारण से टूटा है? रिसेंटली सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग इन दिस कंपनी। तो क्यों हुआ ऐसा? दैट्स एन अर्ली वार्निंग सिग्नल, राइट? देन इस कंपनी का लिक्विडिटी सपोर्ट कैसा है? हम सबको पता है कि लिक्विडिटी इज द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो लिक्विडिटी के सोर्सेज आपके पास क्या है? बिकॉज अगर लिक्विडिटी है तो बिजनेस चला पाओगे, नहीं है तो बिजनेस नहीं चला पाओगे। तो लिक्विडिटी का एक्सेस आपके पास कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अगेन नॉचिंग एडजस्टमेंट करते हो। देन एक्सटर्नली क्या कोई सपोर्ट है? मैं जिस भी कंपनी को एनालाइज कर रहा हूं, क्या उसका कोई बड़ा पेरेंट कंपनी है? क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट है? अगर है तो क्रेडिट पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है। आप एक्सटर्नल सपोर्ट देखते हो, पेरेंटल सपोर्ट या गवर्नमेंट सपोर्ट, एंड रेटिंग्स को एडजस्ट करते हो अकॉर्डिंगली। एंड अगर आप एक बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इंडिया में बैठे हो, आप बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप बाहर की कंपनी में लोन दे रहे हो, तो आपको कंट्री रिस्क एनालिसिस भी करना होगा। आपको कंट्री रिस्क एनालिसिस भी करना होगा। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंट्री रिस्क एनालिसिस क्या करते हैं? हम लोग हर एक कंट्री को रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं सपोज देखूंगा, हम लोगों ने जो लास्ट ट्रेनिंग दिया था वो सिंगापुर में दिया था। तो सिंगापुर का एक रेटिंग आएगा AA+, राइट? उसमें हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स देख रहे हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, एक्सटर्नल पोजीशन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर कैसा है, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स कैसे हैं। हर एक फैक्टर के अंदर सब फैक्टर्स आएंगे। सब फैक्टर्स के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हम लोग देख रहे हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो यहां हमने वो पूरा एनालिसिस किया हुआ है। ये सारे जो कैटेगरीज हैं उसमें हम लोग स्कोर असाइन कर रहे हैं टू ईच कंट्री इन द वर्ल्ड, ईच कंट्री इन द वर्ल्ड। सब डेटा ड्रिवन है, राइट? देन अगर आप यहां पे देखोगे, हर एक वेरिएबल के अगेंस्ट आपको एक रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ईच कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड अंदर में पूरा डेटा ड्रिवन एनालिसिस है, एक एक फैक्टर का पूरा डेटा ड्रिवन एनालिसिस। 108 कंट्रीज का डेटा लेके हर एक फैक्टर को एनालाइज किया है। एंड देन हम लोग, फॉर एग्जांपल, ये जो कंपनी है इंटेल, वो यूएस की है। हम लोग सिंगापुर में ट्रेनिंग दिए थे, बट वो यूएस के कंपनी को लोन दे रहे हैं। तो यूएस के लिए एक एक फैक्टर का क्या वैल्यू है एज कंपेयर टू द एंटायर वर्ल्ड, अकॉर्डिंगली हम लोग स्कोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो इस सारे फैक्टर्स पे आपको एनालिसिस करना है फॉर कंट्री रिस्क, राइट? इस तरह का डेटा ड्रिवन एनालिसिस आपको कहीं मिलेगा नहीं। अगेन, बड़ी बड़ी बातें बोलना बहुत ईजी है कि कंट्री में ये देख लो वो देख लो। अल्टीमेटली तो एक स्कोर में कन्वर्ट करना है ना, या एक रैग स्टेटस असाइन करना है, रेड एम्बर ग्रीन। रैग स्टेटस असाइन करना है, रेड एम्बर ग्रीन। तो ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग स्कोर्स असाइन कर रहे हैं, और अलग अलग कंट्रीज को रेट कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज को स्कोर प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया का देखें एक बारी। इंडिया आपका B+ आया है। चाइना का देखते हैं। ठीक है, चाइना का आई थिंक इंडिया से तो बेटर ही होगा, BB+। तो आपको इस तरह का एक कंक्रीट एनालिसिस करना है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस में आना है, जिससे आप स्कोर, रेटिंग, या मैं उसको रैग स्टेटस भी बोलता हूं, रेड एम्बर ग्रीन स्टेटस प्रोवाइड करना है। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू इक्विटी एज वेल एज क्रेडिट, दोनों परस्पेक्टिव से आपको करना है। तो यहां पर हमारा जो फाइनल मॉडल है उसमें हम लोग कंट्री रिस्क देख रहे हैं। कंट्री रिस्क के बेसिस पे हम लोग अगेन रेटिंग को एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आपका कंपनी बहुत अच्छा है, बट वो ऐसे कंट्री में है जहां पे रिस्क है, राइट, गवर्नमेंट का ही रिस्क है, तो अगेन वहां पे रेटिंग डाउनग्रेड होगा। अगर कंट्री बहुत अच्छी है लाइक सिंगापुर, तो वहां पे रेटिंग का अपग्रेड होगा। एंड एक फाइनल रेटिंग आप अराइव करोगे, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, या आपको लोन देना है कि नहीं देना। दैट इज द आइडिया, राइट?
एंड अगेन जब आप कंट्री रिस्क एनालिसिस करोगे तो आपको ये सारे फैक्टर्स समझने भी पड़ेंगे, थोड़ा सा इकोनॉमी भी समझना पड़ेगा। और आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी लिए हैं। तो ये मॉडल पूरा फॉरवर्ड लुकिंग है, जो फ्यूचर में इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है क्लाइमेट रिस्क का, उसको भी हम लोगों ने कैप्चर किया है। एंड ये सारा डेटा ड्रिवन है। ये सब डेटा सेट्स जो है हम लोगों ने आईएमएफ से सोर्स किया है। बट अगेन उसको डेटा को क्लीन करना, डेटा को रेडी करना मॉडल के लिए, वो भी एक टास्क है जो चैलेंजिंग है, जो हम लोग इस कोर्स में कवर करेंगे। राइट। तो आपको एक फ्लेवर मिल गया होगा हमारे पूरे प्रोग्राम का, इंटीग्रेटेड एनालिस्ट प्रोग्राम। आई डोंट थिंक इस तरह का प्रोग्राम अभी तक आया था। इतने सालों से लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी रिसर्च, ये सब बात करते आए हैं, बट किसी ने भी पूरा एनालिसिस एंड टू एंड करके एक स्कोर या रेटिंग या रैग स्टेटस मैंने नहीं देखा आज तक प्रोवाइड किया हो। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको वही चाहिए ना। अगर मेरा स्कोर है सपोज 70, तो मैं अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करूंगा उस स्टॉक में। अगर मेरा स्कोर है 40, मेरे को फिर भी इन्वेस्ट करने का मन है, तो मैं अपना रिस्क एपेटाइट देखते हुए इन्वेस्ट करूंगा ना, कि यार स्कोर के बेसिस पे मैं मैपिंग करूं मेरा मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मुझे कितना पैसा डालना है उस कंपनी के अंदर। राइट। एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, ना कि अपने कुछ बायसनेस होके अपना मन कर रहा है इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने 100% डाल दिए। नहीं, स्कोर ड्रिवन प्रोसेस या रैक स्टेटस के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसाइड करोगे, एंड उसी बेसिस पे आप क्रेडिट एनालिसिस करोगे। इस प्रोग्राम में हम लोग जनरली 4 सेगमेंट्स कवर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर का कैसे एनालिसिस करते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का कैसे करते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट का कैसे करते हैं, एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस। बिकॉज चारों अलग अलग तरह के पोर्टफोलियोज है, तो सबका अलग अलग तरीके से एनालिसिस होगा, सबके फैक्टर्स अलग अलग तरीके से बनेंगे। हम लोग ये 4 मॉडल्स आपको सिखाने वाले हैं: मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, बैंकिंग फाइनेंशियल, कमर्शियल रियल एस्टेट, प्रोजेक्ट फाइनेंस। लोग सोचते हैं कि सर आप 20 सेक्टर्स नहीं सिखा रहे। पहली बात है, 20 सेक्टर्स रिक्वायर्ड नहीं है। सेकेंडली, 20 सेक्टर्स बोलने का बाद है किसी की हिम्मत रहेगी नहीं उतना सिखाने की। राइट। और 20 सेक्टर सिखाने का जरूरत ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में सारे सेक्टर्स आप सेम तरह से एनालाइज कर सकते हो, सारी इंडस्ट्रीज। तो हम लोग एक फ्रेमवर्क लेके आ गए, अगर मैक्रो फ्रेमवर्क, तो उसमें कोई भी इंडस्ट्री जो इसके अंदर आ रही है वो आपकी कवर अप हो जाएगी। बैंकिंग फाइनेंशियल सिंस अलग तरह का है, उसका भी हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे। कमर्शियल रियल एस्टेट देखेंगे, एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस भी देखेंगे। राइट। बिकॉज प्रोजेक्ट फाइनेंस में अगेन अलग तरह का एनालिसिस होता है पूरा। आप प्रोजेक्ट्स को एनालाइज कर रहे हो, वहां पे कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट्स होती हैं या माइलस्टोन लिंक्ड पेमेंट्स होती हैं, तो वहां कैसे हम लोग मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन बेस्ड फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। अप्रोचेस जो है हमारा एक ही बोलना है: स्कोर कार्ड, रैग, रेटिंग। स्कोर कार्ड, रैग, रेटिंग। मतलब जो बोलते हैं ना कि कोई ब्लफिंग नहीं, कोई फॉल्स प्रोमिसेस नहीं। एक्चुअल में करके दिखाओ कि ये स्टार्ट किया एनालिसिस, एंड में स्कोर क्या निकला, या एंड में रेटिंग क्या निकली, या एंड में रैग स्टेटस प्रोवाइड करो, रेड, एम्बर, ग्रीन। और मेरा तो इतना विजन है कि जिस तरह से क्रेडिट रेटिंग होती है, इक्विटी रेटिंग क्यों नहीं होती मार्केट में? होनी चाहिए ना। हर एक स्टॉक को रेटिंग एजेंसी कोई रेटिंग क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही? राइट। करती है, आपको दिखता होगा स्टॉक्स वॉच लिस्ट में आ रहे हैं, उसके अलावा रेटिंग्स है, लेकिन इतना कंक्रीट एनालिसिस से क्यों नहीं कर रहे एक रेटिंग प्रोवाइड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव? वो हम लोग आपको सिखाएंगे। फ्रॉम अ क्रेडिट परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, थोड़ा सा परस्पेक्टिव चेंज होता है, आपका एनालिसिस सिमिलर ही रहेगा। रिस्क डायमेंशंस हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं आपने देख ही लिया: इंडस्ट्री, बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, कंट्री। ये सारे रिस्क डायमेंशंस हम लोग कवर करेंगे कि इंडस्ट्री रिस्क कैसे करना है, बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, कंट्री रिस्क कैसे करना है। टूल्स क्या क्या यूज करेंगे? हम लोग एक्सेल यूज करेंगे, कहीं कहीं पे क्लॉड भी यूज करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत हाइप क्रिएट नहीं करते थ्रू दिस टूल्स। क्लॉड अच्छा है बट उसकी बहुत कमियां भी है। राइट। जेमिनाई यूज करेंगे, कहीं कहीं पे पाइथन इन एक्सेल भी यूज करेंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह के लिए। राइट। जहां पे इजी होगा पाइथन इन एक्सेल यूज करना। जस्ट एक बजवर्ड क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने बजवर्ड नहीं डाला, जो एक्चुअल में करेंगे यूज होगा वो डाला है। एंड एक बहुत बड़ा चीज हम लोग आपको सिखाने वाले हैं इसमें, कि इसी चीज के लिए एजेंट कैसे क्रिएट करते हैं। हम लोग ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। राइट। एजेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, एंड एजेंट्स कहां पे काम आएंगे, क्योंकि एजेंट्स का पूरा पाइपलाइन है, वो कहां पे काम आएगा वो हम लोग आपको सिखाएंगे इस पूरे प्रोसेस के अंदर। राइट। तो अगेन काफी सारे लोग ना, मतलब हर जगह क्या एआई सोच लेते हैं कि ये प्रोग्राम में एआई होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बट एआई हर जगह यूज हो सकता है कि नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सेकेंडली, एआई किस तरीके से यूज करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट एआई एआई वर्ड बोलने से
ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा कि हाँ एआई यूज कर रहे हैं, तो सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट आपका पर्सपेक्टिव क्या है, हम लोग क्रेडिट के पर्सपेक्टिव से भी सिखा रहे हैं, इक्विटी के पर्सपेक्टिव से भी सिखा रहे हैं, क्रेडिट एनालिसिस, इक्विटी एनालिसिस। एंड यूज केस क्या होगा, आप रेटिंग्स को यूज करते हो बिजनेस में लोन प्रोवाइड करने के लिए, राइट? या अगर आप एक बैंक को तो लोन प्रोवाइड करने के लिए रेटिंग को यूज करते हो, या अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के लिए यूज करते हो अगर किसी का रेटिंग डेटीरियोरेट हो रहा है, या आप उसको यूज करते हो फॉर प्राइसिंग, लोन प्राइसिंग उसके लिए भी यूज करते हो। तो बहुत सारे बिजनेस एप्लीकेशंस हैं। आप रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के लिए भी रेटिंग्स को यूज करते हो, आप अर्ली वार्निंग मॉनिटरिंग के लिए भी रेटिंग्स को यूज करते हो। अगर इक्विटी पर्सपेक्टिव से आए, मेरे को अगर शॉर्टलिस्टिंग करना है स्टॉक्स को, तो मैं रेटिंग्स को यूज कर ही सकता हूं ना। शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए मैं स्कोर्स को यूज कर ही सकता हूं। या अगर मेरे को पोर्टफोलियो मनी मैनेजमेंट करना है कि मेरे को हर एक स्टॉक में कितना कितना डालना है, तो मैं स्कोर्स के बेसिस पे प्रोवाइड करूंगा ना एलोकेशन, रादर देन सब्जेक्टिवली हर एक स्कोर के बेसिस पे वेट्स निकाल लो कि यार स्कोर इतना है तो वेट ज्यादा आएगा, स्कोर कम है तो वेट कम आएगा, कम एलोकेशन होगा, सिंपल। तो इक्विटी के लिए शॉर्टलिस्टिंग कैसे करना है स्टॉक्स का, उसके लिए भी आप रेटिंग स्कोर स्कोर्स को यूज कर सकते हो। टीचिंग मेथोडोलॉजी आपको दिखा दिया मैंने, रियल लाइफ केस स्टडीज यूज करेंगे, एक्सेल का हैंड्स ऑन करेंगे। एक्सेल की शीट्स आपको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप पूरा प्ले कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट शेयर नहीं कर पाएंगे, राइट? Q&As बहुत सारे रहेंगे, हम लोगों ने बहुत सारे क्विजेस भी क्रिएट किए टू मेक द सब्जेक्टिव थिंग इंटरेस्टिंग, अदरवाइज वो लर्निंग आपका रिटेंशन नहीं रहेगा। मेरा हमेशा फोकस रहता है कि अगर एक फैक्टर सीख भी हो तो उसको याद रखो कि कल को किसी भी इंडस्ट्री पे अप्लाई कर सको। तो वो Q&As के थ्रू आपका रिटेंशन रहेगा। फाइनेंशियल एनालिसिस में मैंने आपको बताया कैसे फाइनेंशियल्स को रीड करते हैं, फोरकास्टिंग कैसे करना है, एडजस्टमेंट्स कैसे करना है, रेशियो एनालिसिस कैसे करना है, ब्रेक डाउन कैसे करना है, राइट? ड्रिल डाउन जिसको हम लोग बोलते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे करना है, एंड हम लोग एक रेड फ्लैग एनालिसिस भी कवर करेंगे विच इज फॉरेंसिक एनालिसिस, राइट? रेटिंग्स जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, या तो वो डिफॉल्ट की रेटिंग्स है, या वो फैसिलिटी लेवल पे रेटिंग्स है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कोलैटरल, या जो रेटिंग्स हम लोग सीखेंगे बाय सेल रेटिंग्स। अगर मैं इक्विटी परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं तो बाय सेल रेटिंग्स, राइट? टाइप्स ऑफ एजेंसीज, हम लोग कंट्री को भी एनालाइज करेंगे इस कोर्स के अंदर, लार्ज कॉर्पोरेट्स को कैसे एनालाइज करते हैं वो देखेंगे, और एमएसएमई का एनालिसिस अलग होता है। तो एमएसएमई को कैसे एनालाइज करते हैं उसको भी देखेंगे, क्योंकि एमएसएमई में आपके फाइनेंशियल्स आर अनस्ट्रक्चर्ड, तो कैसे उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, राइट? एक वर्ड होता है फाइनेंशियल स्प्रेडिंग, जिससे हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल्स को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो वो कैसे करेंगे एमएसएमई के लिए वो भी देखेंगे। तो कंट्री का एनालिसिस, लार्ज कॉर्पोरेट्स का एनालिसिस, एमएसएमई का एनालिसिस कैसे होगा, वो तीन तरह की एजेंसीज हम लोग इस कोर्स में कवर करेंगे। एंड सोर्सेज क्या होगा इंफॉर्मेशन का, बैंक्स के लिए सोर्सेज होता है जो सीएमए रिपोर्ट में डेटा आता है, उसके अलावा फाइनेंशियल स्प्रेडिंग करके आप फाइनेंशियल्स को स्ट्रक्चर करते हो एंड देन यू डू द एनालिसिस, तो वो हम लोग इस कोर्स के अंदर देखेंगे। तो ये पूरा मैंने लेंथ एंड ब्रेथ बताया हुआ है कि हम लोग क्या क्या सेगमेंट कवर कर रहे हैं, ये 4 सेगमेंट कवर कर रहे हैं, क्या अप्रोच यूज करेंगे, स्कोर कार्ड, रेटिंग, रैग, ये हमारा खुद का यूएसपी है जो कोई कवर नहीं कर रहा। देन रिस्क डायमेंशंस, किस किस डायमेंशंस को कवर कर रहे हैं, क्या क्या टूल्स यूज करेंगे, पर्सपेक्टिव क्या होगा, क्रेडिट इक्विटी दोनों, तभी इसका नाम क्या है इंटीग्रेटेड, कि खाली इक्विटी के लिए मैं क्यों सीखूं, कल को अगर मुझे सपोज एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल क्रेडिट साइड में जॉब मिल रही है तो मैं करना चाहूंगा ना। तो आप अगर सेम एनालिसिस करते हो, सिमिलर एनालिसिस करते हो, तो आप क्यों क्रेडिट के लिए और इक्विटी के लिए दोनों के लिए ना सीखो। और आपके खुद के यूज केस में भी काम आएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है तो मैं इन्वेस्टमेंट अब मन से नहीं करूंगा, मैं स्कोर देख के करूंगा, राइट? देन हम लोगों ने यूज केसेस देखे, क्या क्या यूज केसेस है जिसमें सारा रेटिंग मॉडल आपका यूज होगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी देखा कि क्या क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, एंड फाइनेंशियल एनालिसिस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो कैसे करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? एंड कौन से तरह की रेटिंग्स हम लोग कवर करेंगे, पीडी की रेटिंग्स, फैसिलिटी की रेटिंग्स, एंड बाय सेल रेटिंग्स। क्या क्या एजेंसीज कवर करेंगे, कंट्री लेवल पे एनालिसिस, लार्ज कॉर्पोरेट का एनालिसिस, एमएसएमई का एनालिसिस, एंड लास्टली क्या क्या सोर्सेज इंफॉर्मेशन के रहेंगे वो इसमें हम लोग दिखाने वाले हैं, राइट? तो पूरा लेंथ एंड ब्रेथ मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता था। एक और चीज दिखाना चाहूंगा, जैसे
लेट मी शेयर। तो जो एजेंट्स है ना, वो आपके अलग अलग स्टेप्स में यूज होते हैं एजेंट्स। फाइनेंशियल स्प्रेडिंग में, पॉलिसी चेक्स में, टू इवैल्यूएट द डील्स, फाइनेंशियल एंड कैश फ्लो एनालिसिस में। ठीक है, आप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा? लेट मी जस्ट चेक। यस। फाइनेंशियल एंड कैश फ्लो एनालिसिस में, रिस्क असेसमेंट में, फॉर जनरेटिंग प्राइसिंग ऑफर, उसके अलावा रेटिंग असाइन करने में, क्वालिटेटिव डेटा एक्सट्रैक्शन में, राइट, देन मेमो बनाने में, एंड देन एक एप्लीकेशन डिक्लाइन और एक्सेप्ट लेटर बनाने में। तो कहां कहां पे एजेंट्स आते हैं वो यहाँ पे मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूं, क्योंकि हम लोग इसमें से कुछ कंपोनेंट्स का आपको एजेंट बना के दिखाएंगे। सभी का तो पॉसिबल नहीं है, वो तो अपने आप में एक पूरा इंजन हो जाएगा। बट कुछ कुछ एस्पेक्ट में कहां पे आपका एजेंट्स यूज हो रहा है, राइट, और कैसे यूज होगा वो हम लोग करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी उस पर काफी रिसर्च कर लिया है, काफी काम कर लिया है। तो एजेंट्स बनाना आप इसमें सीखोगे, राइट। ये कोर्स आपका कब से स्टार्ट हो रहा है? लेट मी जस्ट शो यू। दिस कोर्स इज गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो आपका मार्च से स्टार्ट होगा। ये मार्च में हम लोग एक बड़ा वर्कशॉप लेके आ रहे हैं। ठीक है, मार्च में पहला वर्कशॉप आपका होगा, दैट इज ऑन 7th and 8th मार्च। 7th and 8th मार्च को हम लोग एक 2 डेज का वर्कशॉप कर रहे हैं, लाइव 10 आवर्स का। उसके अलावा जो हमारा वीकली क्लासेस स्टार्ट होगा वो होगा अप्रैल 4th and 5th से। 7th and 8th मार्च को हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं 10 to 12 आवर्स का, स्प्रेड अक्रॉस सैटरडे एंड संडे, 6 घंटे सैटरडे, 6 घंटे संडे। पूरा वर्कशॉप में आपको एंड टू एंड मॉडल बना के दिखाएंगे। एंड देन अप्रैल से हमारा जो है वीकली क्लासेस स्टार्ट होगा, दैट इज फ्रॉम अप्रैल 4 and 5। 50 आवर्स का सेल्फ पेस्ड लर्निंग, मतलब ये जो वीकली क्लासेस होगा उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। वो 50 आवर्स का प्लान है, बट जनरली हमारे कोर्सेज लंबे खिंची जाते हैं गिवन कितना हम लोग लेंथ एंड ब्रेड्थ कवर करते हैं। तो वो 50 आवर्स का 75 आवर्स तक जा सकता है, अगर हम लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल वगैरह में टाइम स्पेंड किए तो वो अभी मेरे पास एस्टिमेट नहीं है कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, बट जनरली इट विल बी इन बिटवीन 50 to 75 आवर्स। तो ये प्रोग्राम आपका सैटरडे संडे चलेगा। उसका टेंटेटिव टाइमिंग आपका मॉर्निंग का रहेगा एंड 1.5 घंटे का क्लास रहेगा। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 4। ये जो क्लासेस है वो मैं और मेरे पार्टनर भाव्या मिलके लेंगे, और ये वर्कशॉप सिर्फ मैं ही लूंगा। लाइव वर्कशॉप्स विल बी कंडक्टेड बाय मी ओनली। ये हम लोग दोनों मिलके लेंगे, राइट, भाव्या और मैं। और ये जो है 10 आवर्स का लाइव वर्कशॉप, और ये रिपीटेड मोड पे चलेगा। मतलब अभी एक वर्कशॉप हो गया, फिर 2 महीने बाद वापस से हो गया किसी और इंडस्ट्री पे, फिर 2 महीने बाद वापस से हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एक बार ही वर्कशॉप किया तो खत्म। तो ये वर्कशॉप्स हम लोग रिपीट मोड पे वापस वापस चलाएंगे, क्योंकि लाइव वर्कशॉप 10 घंटे में कॉर्पोरेट स्टाइल में लोगों को बहुत मजा आता है, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। उस बेसिस पे हम लोगों ने ये लाइव वर्कशॉप का सेटिंग रखा है। उसमें नए नए एग्जाम्पल भी हम लोग ऐड करते रहेंगे, राइट। तो इसका कोर्स फीस क्या है? द कोर्स फीस इज 25,000। 25,000 इसका फीस है। एंड इस फीस में आपको अभी के लिए हम लोग लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। जब तक मार्च 7-8 तक ये हम लोग लाइफ टाइम एक्सेस के लिए 25,000 दे रहे हैं। आफ्टर दैट दिस 25,000 फीस विल बी फॉर 1 ईयर एक्सेस। तो ये ऑफर हम लोग दे रहे हैं 1 मंथ तक। अगर आप रजिस्टर करते हो आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर, तो आपका 25,000 इज द फीस फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। वरना दिस फीस विल बी ओनली फॉर 1 ईयर एक्सेस, बिकॉज हम लोग इसमें इतना केस स्टडीज ऐड करेंगे ओवर द ईयर्स। तो ऑब्वियसली उसका एक कॉस्ट है जो कि हम लोग लाइफ टाइम तक नहीं बियर कर सकते। तो सिर्फ एक इनिशियल ऑफर हम लोग रख रहे हैं कि अगर आप अगले 1 महीने के अंदर रजिस्टर करते हो, तो उस केस में 25,000 फॉर लाइफ टाइम एक्सेस, जिसमें लाइफ टाइम तक आपको अपग्रेडेशन भी मिलेगा, वीडियो का एक्सेस तो मिलेगा ही। और उसके बियॉन्ड हमारा 25,000 इज द फीस फॉर 1 ईयर एक्सेस, राइट। इसमें अगर किसी को एक्सेल वगैरह नहीं आता तो हम लोग वो कवर करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के एक्सेल पे 20 घंटा लगाना है। जो काम का चीज हमें एक्सेल चाहिए वो हम लोग 3-4 घंटे में कवर करेंगे, बिकॉज हम लोग 50 घंटे में आपको वैल्यू देना चाहते हैं। बढ़ाने को मैं 200 घंटे बना लूं और उसमें आपको 60 घंटे एक्सेल सिखा दूं, उसका कोई सेंस नहीं है। जो आप सीखोगे टू द पॉइंट सीखोगे, कंक्रीट सीखोगे, एंड उसके बाद आपको इस पे जॉब भी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। या तो इक्विटी साइड में इक्विटी रिसर्च, या आपका क्रेडिट रिसर्च साइड में।